जीटीवी में एक बार फिर जीटीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और 6 जनवरी को जो वाक़या और सानिया हुआ, कमोबेश एक माह बाद पुलिस और तफ्तीशी इदारे इस बात तक पहुँचे कि मुस्तफ़ा जो एक मैं कहता हूँ एक जो डिफेंस या क्लिफ्टन में कोई दोस्तों का गिरोह था, वो उसके हाथों किस तरह शिकार हुआ। फिर कुछ दिन बाद पकड़े गए। वो कहते हैं वो करीबी दोस्त थे, यानी अरमगान फिर शब्बीर। लेकिन ये नेटवर्क बढ़ता चला जा रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि उनके जो वालिद साहब बड़े डट के खड़े होकर कह रहे हैं कि उनका बेटा बेकसूर है। मुस्तफ़ा करीम की वालदा तवातुर से कल हमारे प्रोग्राम में भी आई थी। वो बाकायदा पुलिस अफसरान का नाम लेकर ही कहती हैं कि ये शामिल हैं और केस को ख़राब कर रहे हैं। ये केस खाली एक नौजवान का कत्ल तो यकीनन एक सानिया और वाक़या तो है, लेकिन इसने कराची शहर की ये जो एक एलीट सोसाइटी हो या ये पूरा शहर का जो पुल के उस तरफ का इलाका हो, वहाँ जो कुछ मंशियात फरोशी हो रही है, वहाँ जो जराइम हो रहे हैं और जिस पर पर्दापोशी की जा रही है, वो सबक आमूज़ भी है। लेकिन मुझे लगता है कि हमने माजी में इस तरह बेशुमार केसेस देखे। हमारे एंकर मुनीर अब्बास का भी ऐसा केस था कि लालच के हाथों या पैसों की वजह से वो ट्रैप हुए, मर्डर हुआ। 3 साल हो गए, उनकी जो बेवा थी बड़ा शोर मचाती थी, चली गई। एक और केस में हमने देखा एक खातून मंशियात में थी, उन्होंने लोगों को कुचला, फिर वो जो शर अशरत आ गई। फिर सिंध में तो एक से ज़्यादा केसेस की मिसाल देखता हूँ, शाहजेब केस है, गर्ज ये पूरी मौजूद है। और एक कहा यह जाता है कि ऐसे केसों को सॉरी टू से कुछ हमारे मीडिया के लोग भी ऐसे होते हैं कि उसको हाइप तो क्रिएट करते हैं, लेकिन एक ख़ास वक्त में या तो ऊपर से आई हुई हिदायत के सबब या किसी और सहूलतकारी के सबब ये केस पस मंज़र में चला जाता है। और फिर मैंने कहा ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, बाद में ये इल्म होता है कि कातिल जो थे वो बच जाते हैं, मकतूल एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाता है जहां पर वो जो लफ्ज़ करते हैं शरई तौर पर माफ़ी मिल जाती है। तो आबैदी बड़े डिटेल से इसको कवर कर रहे हैं और इन्होंने इंटरव्यू भी लिया, ब्रेक भी किया। मैं इनसे समझने की और जानने की कोशिश करूँगा। ताहा उबैदी, आप तो माशाल्लाह कोई दहाई ऊपर से ज़्यादा, बल्कि 2 दहाई हो गई क्राइम को कवर कर रहे हैं। और मैं इस केस के आने से पहले आप इससे ज़्यादा शायद जानते हैं कि हमने तमाम ऐसे केसों को बड़ा हाइप क्रिएट करते हुए देखा। और आपको याद होगा जो शाहजेब केस में उसके वालिद शायद कोई पुलिस अफसर थे, स्क्रीनों पर आके कहते थे मैं छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा नहीं। बाद में पता चला उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की शहरियत ली, पता नहीं 26 करोड़ रुपए लिए। फिर ये वाला जो केस है आपने देखा इस खातून का। तो ये जो आप समझते हैं कि मीडिया का एक बुनियादी किरदार इसमें बन गया है कि वो इस हाइप भी क्रिएट करता है और फिर समहाउ पीछे हट जाता है और केस बैकग्राउंड में चला जाता है। क्या सबब है तहा इसका? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब सूरत हाल अगर आप माजी में देखें तो बिल्कुल इसी तरह हुई है। हाई प्रोफाइल केस होते हैं, मर्डर केस होते हैं, लेकिन उसमें जब दोनों पार्टियों में राजीनामा हो जाता है तो फिर मीडिया बैकअप पे चले जाता है। अगर आप उन खातून की बहादुराबाद में बात करें जिन्होंने एक्सीडेंट से लोगों को कुचला था और उसके बाद भी दोनों फैमिलीज के दरमियान सेटलमेंट हुई थी और फिर केस वापस ले लिया गया था। इसी तरह शाहजेब मर्डर केस था, उसमें उनके वालिद ने दियत की रकम ले ली थी और फिर सेटलमेंट हो गई थी दोनों पार्टियों में, तो फिर मीडिया इस केस से भी बैकअप पे चले गया था। अच्छा, अगर आप इसकी बात करें अरमगान की या फिर मुस्तफा मर्डर केस की, तो इसमें भी सूरत हाल जो आखिर में जो मेरी इनकी फैमिली से बात हुई है, अरमगान की फैमिली से, वो भी यही कहते हैं कि अगर सेटलमेंट होगी तो हम सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं। सेटलमेंट किस नहज पे होती है और किन TORs पे होती है, ये तो फैसला बाद में होगा। लेकिन अभी ये केस इंतहाई हाई प्रोफाइल केस है जो कि माजी में कराची में आपने बहुत से केसेस देखे हैं कि नॉन स्टॉप मीडिया पे चलते हैं, अखबारात की जीनत बनते हैं, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। वो खत्म होने की वजह यही है कि दोनों पार्टियों में सेटलमेंट हो जाती है और फिर मीडिया बीच में कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। अच्छा मुजाहिद नहीं साहब, नहीं इस नहीं, केस के भी दो रुख है। तहा उबैदी, शायद मुझे करेक्ट कीजिए कि गालिबन एक हाई कोर्ट का एक ये फैसला आया था कि क्रूड जो है मर्डर हो, और क्योंकि वो मर्डर अगर होता है तो वो खाली मसला फैमिली का नहीं होता, और वो उस पर ये और खैर हम तो सऊदी अरब वगैरह में देखें तो वहाँ तो बाकायदा सरेआम ज़रूरत भी नहीं होती उसकी, और उनके गले काटे जाते हैं, ना माफ़ी ना तलाफ़ी, और बदकिस्मती उसमें हमारी अक्सर होती है। तो ये जो इसमें मेरा ख्याल है कि
शरीयत कोर्ट में ये चैलेंज हुआ था इससे पहले अदालतों में कि इस तरह के मर्डर्स में ये जो सहूलतकारी के ज़रिए पैसे लेकर इसको अदालत तस्लीम नहीं करती। और यही आप देख रहे हैं कि उन लोगों को जो एलीट क्लास है या फिर पैसे वाले हैं, गरीबों के साथ तो बेचारे आपको पता है कार लिफ्टिंग में, मोबाइल चोरी में महीनों पड़े रहते हैं, कोई वो ट्रायल भी नहीं होता, पड़े हुए कुछ नहीं होता। तो इसमें आपके ख्याल में कोई कानूनी हुक्म है या कोई ऐसा ऑर्डर आपके नज़र में आया है या आपने सुना है? जहाँ तक मेरा ज़रा कहते हैं मुजाहिद साहब, अगर दो पार्टियों में लड़ाई होगी या कत्ल का वाकया होगा, अगर मुद्दई प्राइवेट पार्टी होगी तो दोनों में दियत की रकम में सुलह हो जाती है। लेकिन अगर रियासत ये एफआईआर दर्ज करती है, मिसाल के तौर पर अगर हम अरमान का केस ले लें या मुस्तफा का केस ले लें, इसमें 780 इज़्ज़ाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत एक मुकदमा एबीसीसी ने दर्ज किया है, तो उसमें रियासत ही फैसला करती है। उसमें प्राइवेट आदमी कोई या प्राइवेट फैमिली फैसला नहीं करती, बल्कि रियासत फैसला करती है कि इसको किस नहज पे लेके जाना है। तो अरमगान के लिए भी मुश्किल होगी इस केस में, क्योंकि रियासत ने अपनी मुद्दत में एक एफआईआर दर्ज की है। नहीं, लेकिन एक और बात है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुरीद अब्बास केस में भी दहशतगर्दी हुई थी ना, बाहर सड़क पर बैठे हुए लोगों को उन्होंने फायरिंग करके मारा था ना, और वो उसका भाई भाग गया था और वो साहब मैंने बड़े आराम से सुना है। बाद वक्त तो कुछ लोग कहते नहीं जी वो शाम को घूम फिर के भी आ जाते हैं वापस जेल में। 3 साल गालिबन हो गए उस केस को। क्या हुआ उस केस में? वो दहशतगर्दी थी, वो खाली जी वो तो दहशतगर्दी थी और फैमिली भी खड़ी रही। लेकिन ये आपका जो अदालती निज़ाम है उसमें भी तो सुकम है। ये जो आपके काले कोट वाले हैं हमारे दोस्त, ये लोग भी तो है वो सॉरी टू से आपस में इस तरह केस को टूल पकड़ते हैं, बेचारों के घर बिक जाते हैं, जेवर बिक जाते हैं और ये केस अंजाम को नहीं पहुंचता। मुजाहिद साहब, इस केस की मिसाल ले लें, एटीसी के जो जज थे उनके जो इख्तियारात हैं वो वापस लिए गए। वजीर दाखिला ने लेटर लिखा था और फिर उसके बाद जो उनके इख्तियारात थे वो वापस लिए गए। तो वो कुछ जगहों पे नहीं है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हर जगह पे मसाइल हैं। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को देखें तो उसमें भी हेर फेर हो जाती है, अगर अदालती निज़ाम की बात करें तो वहां पे भी हेर फेर हो जाती है। और इस केस की, ये तो एक हाई प्रोफाइल केस था और इस केस की वजह से तमाम तर जो खामियां थी वो सामने आना शुरू हो गई। आज भी मैं आपको बताऊं, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें आईजी, एडिशनल आईजी, डीआईजी सीआईए और डीआईजी साउथ को तलब किया गया था और उनसे भी तमाम तर सूरत हाल की ब्रीफिंग ली गई है और वादे तौर पर अहकाम दिए गए हैं कि मेरिट पर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन मुजाहिद साहब, मेरी शराज से भी मुलाकात हुई है, अरमगान से भी मुलाकात हुई है और जो अदाकार साजिद हसन के साहबजादे हैं साहिर हसन, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। तो मुजाहिद साहब, जितना दूर से ये चीजें हम देख रहे हैं तो ये बहुत हल्की चीजें लग रही है, लेकिन आप इनके स्टेटमेंट सुने, इनकी बातें सुने तो ये बातें कुछ और ही बताते हैं। ये वो बातें बताते हैं। एक और बात है, आप एक और बात भी आई, चले ये तो एक मर्डर केस है और वैसे आप और ये भी आप जो हमारे आपकी बात हो रही है कि दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है, क्योंकि लाश जो है वो ये नहीं हुआ कि आपस में उन्होंने बाकायदा हब लेके गए, उस लाश को जलाया। यानी इसके माने ये लोगों को राह दिखाना कि आप भी इसी तरह कत्ल करें, इसी तरीके से कहीं जाके ले जाएं, उसी तरह कुछ करने कुछ नहीं होगा। इसमें जो दूसरा जो है मंशियात वाला उनसर जो है डोमिनेट करता जा रहा है और साजिद हसन का पहले बताया गया बराह रास्त कोई असर नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि इस केस मर्डर केस को मंशियात का केस ऐसा लग रहा है कि बन गया है कि मंशियात करते थे, उसके ऊपर झगड़ा हुआ, फिर लड़की का मामला आया, तो उसमें क्या हो रहा है? यानी अगर मंशियात कोई थोड़े जी, जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है, पुलिस के लिए भी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मुस्तफा मर्डर केस हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कत्ल की। जब इनके मोबाइल फोन की फोरेंसिक की गई तो उसमें एक फहरिस्त मिली जिसमें बहुत सी ताकतवर शख्सियात के नाम थे, ड्रग डीलर्स के नाम थे। जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो सीआईए पुलिस ने एक तो मर्डर का केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, दूसरा जो मंशियात कराची में जो ताकतवर मंशियात फरोश है उनके खिलाफ अलग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अच्छा, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो उसमें साजिद हसन साहब के बेटे का साहिर हसन का नाम भी सामने आया। मुजाहिद साहब, आप शायद यकीन करें नहीं करें, जब वो सीआईए की कस्टडी में था तो भी वीड का इस्तेमाल कर रहा था। मतलब ये वो लड़का था जो वीड के बगैर रह ही नहीं सकता। वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन जब करता था जब वो 1 से 2 सिगरेटें वीड की मंशियात की पीता था और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को तमाम तर सूरत हाल से बताता था। मेरे हिसाब से अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन मेरिट पर हो जाए, अरमगान की इन्वेस्टिगेशन मेरिट पर हो जाए तो मुस्तफा मर्डर केस तो बहुत पीछे रह जाएगा। अभी तो ये केस चल रहा है और जिस तरह हम तो यही चाहेंगे कि ये केस मीडिया बल्कि लोगों के दिलों में, जहनों में जिंदा रहे
और अगर इसको कोई दफन करे यानी इदारे या एजेंसियाँ, तो वो फिर एक उस पर एक शदीद रद्दमल भी सामने आना चाहिए ताकि इस तरह के सानियात दोबारा ना हो। हमारी इस केस के हवाले से बहरहाल कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी जारी रखें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और पंजाब हुकूमत बड़े दावे कर रही है, 100 सफ़े के सप्लीमेंट निकल रहे हैं। मैंने सोचा जहांगीर बदर साहब के साहिबजादे हैं, जुल्फ़िकार बदर तर्जमान हैं, बिलावल भुट्टो साहब के, उनसे गुफ्तगू करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और यकीन जाने मैं ढाइयाँ तो हो गई, इस स्क्रीन तो अब आई है, लेकिन अखबार का अभी तक कारी हूँ। और मैंने अपनी गालिबन साफ़ियाना ज़िंदगी में आज तक किसी हुकूमत की कारकर्दगी पर इतने ज़ख़ीम पर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा सप्लीमेंट शाये होते हुए नहीं देखे। यकीनन अगर इतने ज़ख़ीम सप्लीमेंट हैं 50 या 100 सफ़े के, और जो पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी के हवाले से हैं, तो वो भी हमें नज़र आने चाहिए। मरियम बीबी जो दावे करती हैं, तक़रीर करती हैं, मजीबी सियासतदान भी हैं, लेकिन अभी जब मैं एक से ज़ायद बार, ज़रा आपको पता है जहाज़ों का किराया इतना हो गया है कि अक्सर अब बाई रोड और ट्रेन सफ़र करता हूँ, और सादिक़ाबाद से अंदर दाखिल होते जैसे जैसे लाहौर आ रहा होता है, तो यकीन जाने बाद वक्त तो जो जुग्गियाँ और गाय और भैंसें जो हैं वो कोई चंद गज पे रह जाती हैं, और बड़ा खौफ आता है कि सिक्योरिटी जन भी होगा। और तो इस हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है। मैंने सोचा कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात के हमारे सेक्रेटरी, एडिशन सेक्रेटरी जुल्फ़िकार बदर हैं, और ये बताना भी ज़रूरी वैसे तो नहीं समझता, लेकिन क्योंकि इनको देख कर मुझे इनके वालिद मोहतरम जहांगीर बदर साहब याद आते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 80 में तारीख़ी उनका जो जुलूस निकला था, उसकी क़यादत करने वालों में शामिल थे। कोड़े जैसी सज़ाएँ खाईं और कारकुन से कर एक बड़े जय्यद किस्म के पंजाब के कायद बने। और जुल्फ़िकार बहरहाल अभी यंग हैं, उनके रशो कदम पे हैं, लेकिन इनको देख कर मुझे वालिद साहब से जो इनकी मेरी जो नियाज़बंदी रही, जो ताल्लुक़ रहा, बड़ा तवील रहा। वो कोड़े खा रहे थे, मैं भी थाना कचहरी कुछ 6 माह के लिए गया था। तो एक तो जुल्फ़िकार शुक्रिया। और मैंने फिर कहा कि थोड़ा सा ज़ातियात तो आ जाती है, मुझे थोड़ा सा ख्याल भी आता है, लेकिन कैसे इग्नोर किया जाए कि अगर मैं आपसे बात करूं और आपके वालिद मोहतरम जो मेरे दोस्त का रखते थे उनका जिक्र न करूं। जी जुल्फ़िकार, अगर आगे बढ़ते हैं, मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज़ है। ये जो आपने भी देखा होगा, जिसमें आपसे कह रहा था कि पंजाब में हमने मुस्तफ़ा खर को भी देखा, हनीफ रामे को भी देखा, नवाब सादिक कुरैशी का दौर भी रहा, वाइन भी रहे, फिर शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला रहे, फिर चौधरी परवेज़ लाई भी थे, और एक ज़माने प्रिंट का ही दौर था। लेकिन ये मरियम बीबी ने जो 1 साल में जो कुछ किया है, और अगर ऐसा किया है तो आपने देखे ये जो 100 सफ़े के ज़ख़ीम अखबार के सफ़ात में, रंगीन सफ़ात में करोड़ों के इश्तार तो होंगे, जो कारनामे कारकर्दगी बताइए, क्या ऐसे ही है बदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है, और आपने हमेशा की तरह मेहरबानी की है मेरे वालिद के बारे में। जो अल्फाज आप हमेशा से इस्तेमाल करते हैं, आपकी शुक्रिया। देखिए, ये जो पंजाब हुकूमत ने अपना एक अखबारों में इश्तिहार शाया किया है, इन्होंने तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए किया है। ज़ाहिरी बात है, हुकूमत ने पैसे दे के वो इश्तिहार छपवाया, और उन इश्तिहारों में बहुत सारी चीज़ें या सुर्खियाँ या मामलात ऐसे होंगे कि जो ये कर रहे हैं या कर चुके हैं, लेकिन 1 साल की हुकूमत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 100% कंप्लीट हो गई हो। प्रोजेक्ट बहुत सारे इनिशिएट हो रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी इनको टाइम लगेगा, ख़ास तौर पे मरियम बीबी को बहुत टाइम लगेगा। ये क्योंकि एक दिन का है नहीं, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन है, और यहाँ पे आपको सिर्फ मेन सड़कों के अलावा आम आवाम तक, गली मोहल्ले तक लोगों को रिलीफ देना है, ना कि कैमोफ्लेज करके सिर्फ मेन सड़कों को सुर्खी पाउडर और तैयारी पकड़ के दिखा देना है कि हमने बहुत मार्का मारा है। ऐसा नहीं है। तो इसके ऊपर काफ़ी अभी ज़ोर आज़माई और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, जो मेजर सड़कों के ऊपर इन्होंने रेहड़ियाँ दी हैं, लेकिन वो लोगों के घरों के आगे रास्ता रोक दिया है, दीवारों के ऊपर रोक दिया, लोगों के घरों के गेटों के आगे रोक दिया है। तो वो
अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं साथ, लेकिन लोगों को नहीं, तंग भी लेकिन कर रहे हैं। जुल्फ़िकार तो इसके जुल्फ़िकार ऊपर जो मैं आपको समझता इल्म है हूँ कि चीफ मिनिस्टर या उनकी टीम जुल्फ़िकार को। अगर कोई जेन्युइन काम होता है, यानी मीनार पाकिस्तान बना है तो वो नज़र आता है ना। भुट्टो साहब ने अगर इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस की, जो नज़र आता है ना। मैं बेशुमार ऐसी बताता हूँ कि चीज़ें कि जो जो काम होता है वो नज़र आता है, उसकी तशरीह की ज़रूरत नहीं होती, उस काम की तशरीह होती है। इसका मतलब ये कि ये जो एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए ये जो प्रिंट मीडिया को करोड़ों के, जबकि आपको हम लोग रोज़ सुनते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक से आप नाक रगड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, और आपको और आप उस पैसे को ये नहीं देखते कि इस तरह फिर आपसे मैंने कहा ना, एक तालिब इल्म सहाफ़ी तालिम कैसे कह सकता हूँ कि ये करोड़ों के, शायद नहीं बल्कि अरब के तक पहुँच चुके हों, इसकी ज़रूरत ही क्या थी? काम तो नज़र आता है। जी। सर इसके अंदर देखें जो मुझे समझ आती है मुजाहिद साहब, वो एक तो अपने आप को हाईलाइट करना, फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें ऑब्लाइज हुए, फिर अखबारों को और मीडिया हाउसेस को मैनेज करना। तो इसके अंदर एक इश्तिहार, एक एक इदारे को इश्तिहार देना, और ये सारी चीजें बहुत सारी चीजों को कवर करती हैं। अदरवाइज मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर काम किया हो तो काम नजर आता है, और काम बोलता है, और काम बोलते हुए काम को कोई भी हाइलाइट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चीज हाइलाइट होती है और वर्ड ऑफ माउथ से वो स्प्रेड अराउंड होती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी पंजाब में बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा काम करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ अखबार की सुर्खियों को हाईलाइट करके अखबार की सूरत में आप बताएं कि जी हमने ये किया और ये किया। हमें इससे आगे चलने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है यहाँ पे। नहीं, लेकिन देखिए, अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप बहरहाल उनके इत्तेहादी हैं, गवर्नर आपका है, वफाक में तो एक हद तक कुछ हमआंगी नज़र आती है, लेकिन सूबे के अंदर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी को एज ए पार्टी जो बहरहाल एक होती थी, कुछ गलतियाँ हुई हैं, बहरहाल वो पीपल पार्टी नहीं रही जो पंजाब में भुट्टो साहब को तो आपको तो इल्म ही है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में भुट्टो साहब के दौर में सिंध से नहीं, पंजाब से आई थी। कौमी असम्बली की नशस्तें भी उनकी ज़्यादा थी, सूबाई असम्बली की ज़्यादा थी, और समझा जाता है गढ़ पंजाब का है वो, जो भी असबाब हों उसके आपके मादी के लोगों के। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या ऐसा मौका आया कि जी बदर के उन्होंने उनके मिनिस्टरों ने, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आप लोगों को भी शरीक किया हो, आपकी पंजाब की क़यादत को बुलाया हो, जैसा होता है कि इत्तेहादी कहते हैं, कोई ऐसा मरहला आया एक साल में ऐसा? नहीं सर, नहीं आ सकता। उसकी वजह है कि वो पावर शेयरिंग पे बिलीव ही नहीं करते। और ये जो आपने पीपल्स पार्टी की बात की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी 2 दफा जो वजीर आजम पाकिस्तान बनी थी, वो पंजाब की स्ट्रेंथ के ऊपर ही बनी थी। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पीपल्स पार्टी की मेन स्ट्रेंथ पंजाब में है। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये पीपल्स पार्टी को स्पेस या अपने साथ ऑन बोर्ड करने के लिए तैयार नहीं है। और हम जिस किस्म के इत्तेहादी हैं, वो हमारा इत्तेहाद सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर वोट देने की हद तक है। तो अभी आज तक तो ऐसा कोई फैसला नहीं नहीं, तो हुआ आप कि नहीं हम समझते कि कोई। जुल्फ़िकार बदर के इस पे आपके कारकुनों में, आपके हामियों में, मसलन जैसे नौकरियां हैं जो हर एक का हक हैं, और ये जो बेशुमार जो अपॉइंटमेंट होते हैं लेक्चरशिप के लिए सरकारी और नीम सरकारी इदारों में, एजुकेशन में, हेल्थ में, क्या ये लोगों का बुनियादी मसला है ना, रोज़गार। उसमें क्या इस साल में कुछ बेहतरी आई है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप पावर शेयरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके कारकुनों को भी मुतमईन हैं कि उनको, या आम लोगों को, मैं कारकुन भी क्यों कहूँ, जो पंजाब का, उसे क्या मिला जो जो आपको वोट दिया है, जिसने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है पंजाब में? सर वर्कर को क्या मिलना है या किसी कारकुन को क्या मिलना है? यहाँ पे तो MNA MPs जो है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। कोई पावर शेयरिंग के अंदर कोई फंड, कोई चीज, कोई, बल्कि ऐसी डायरेक्शन दी गई है कि गवर्नर हाउस से भी, जो गवर्नर साहब की भी डायरेक्शन जाती है, उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। हालांकि गवर्नर साहब बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लोगों से राब्ता भी कर रहे हैं, लोगों के काम की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो खसूसी इंस्ट्रक्शंस है चीफ मिनिस्टर साहबा की, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खसूसी तौर पे उन्होंने इशारा दिया हुआ है कि पीपल्स पार्टी के लोगों के काम नहीं करने। और पीपल्स पार्टी की तो मजबूरी है इस निज़ाम को और जमहूरियत को, पार्लिमानी निज़ाम को चलाने के लिए, और हमने वोट दे के चलाया है। तो हम इस कंपल्शन में बैठे हैं कि हमारे पास
इस हुकूमत को सपोर्ट करने के अलावा कोई हल नहीं है। और हमें बहुत सारी चीजों में डिप्राइव भी रखा जा रहा है, लेकिन कारकुन भी डीमोटिवेटेड है, एमएनएस एमपीएस भी डीमोटिवेटेड हैं, और कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। आसिफ अली ठीक जरदारी साहब आए थे ठीक और है। अभी दोबारा भी आ रहे जी, हैं, और देखते हैं कि क्या फैसला करती है क़यादत। चले जुल्फ़िकार, मैं ऐसा करता हूँ कि ये तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कोशिश करूँगा अगले हफ्ते लाहौर आऊँ और आप ही की सवारी में बैठकर ज़रा पंजाब का उसमें गलियों मोहल्लों जिसमें आप आशना होंगे पले बढ़े हैं, ज़रा देखें कि क्या वाकई अगर उन्होंने अच्छे काम किए तो वो भी दिखाएंगे। और आपके साथ मैं आ रहा हूँ अगले हफ्ते, इंतज़ार कीजिएगा मेरा। तो शुक्रिया फिर बहुत कि आपने खुशी प्रोग्राम को होगी ज्वाइन आप किया आए है। तो हम लाहौर की गलियों में फिरेंगे। ओके, थैंक यू। जुल्फ़िकार बदर, एडिशनल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब से गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने कहा कि पावर शेयरिंग है, लेकिन पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर नाराज़ किया जा रहा है ताकि गवर्नर साहब को। ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा बाजारी लफ्ज़ है, वरना आमतौर पर तो इस्तेमाल यही होता है कि क्रिकेट का फिर वे लफ्ज़ इस्तेमाल ज़रा धूम से निकले, क्या कहते हैं लफ्ज़, छोड़िए। मेरे ख्याल में क़ारीन को पता चल गया होगा, नाज़रीन को पता चल गया होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। आमतौर पर एक इस्तिलाह बन गई थी, वो मैं एहतियात करूँगा कि क्रिकेट का आगे के डैश डैश करके कि ज़रा धूम से निकले, ये बाज़ारी ज़बान में लोग कहते नज़र आते थे जब क्रिकेट टीम इस तरह हारती थी। बड़ी तैयारियाँ की गई, स्टेडियम बनाए गए, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, बड़े दावे किए गए। हमारे बड़े मोहतरम हैं वज़ीर दाखिला साहब, जिम्मेदारियाँ ये भी निभा रहे थे, वो भी निभा रहे थे, लेकिन जो असल यानी क्रिकेट टीम थी उस पर क्या तैयारी हुई, क्या खिलाड़ियों में क्या हुआ, बड़ा मौजू है। लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक रुजू करूँगा। मोहतरम खालिद महमूद साहब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा गुजारा। शुक्रिया खालिद साहब, आपने वक्त निकाला। और मैं वो ज़बान में तो गुफ्तगू नहीं करूँगा जो आजकल हमारे सोशल मीडिया पे होती है या यूट्यूबर्स करते हैं, लेकिन ये जो हम इतनी धूमधाम सुन रहे थे तैयारियों की, असल तो खेल होता है ना, मैदान होता है ना, खिलाड़ी होता है ना। यानी हम सारी दुनिया से सब कुछ कर रहे हैं, इस पर आपका दौर भी रहा। क्या क्या हम समझे, कह दे नहीं क्रिकेट बाई चांस होता है ऐसा, खालिद साहब? जी जी खालिद साहब। आपकी तरह मैं भी बहुत ही परेशान हूँ इस सारी सूरत हाल पे जो कुछ हुआ है। आपने जो कहा कि जी स्टेडियम से करोड़ों रुपए लग गए, करोड़ों रुपए नहीं लगे, अरबों रुपए लगे हुए हैं। और इसमें दो फिगर्स आ रही हैं, एक 13 बिलियन की और एक 18 बिलियन की। वो वक्त के साथ पता लगेगा कितना पैसा लगा है। मेरा हाल है इसमें सबसे दिलचस्प और खूबसूरत तबका ये हुआ है कि सारी तवज्जो जो थी पैसे खर्च करने पे और स्टेडियम बनाने पे लगी रही, वो टीम बनाना भूल गए बिल्कुल। और ये टीम बनाना जो भूले हैं वो अब से नहीं भूले हैं, जब से इन्होंने टेक ओवर किया है। आपको याद होगा कि उस वक्त T20 कप हो रहा था अमेरिका में, वहां भी पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी जो थी बड़ी खराब रही थी, किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। हालांकि चाहिए तो यही था कि वहीं पे सारा कुछ देखा जाता कि क्या सूरत हाल है, क्यों इस तरह टीम खराब खेली है, और फिर अगले आने वाली सीरीज के लिए, अगले आने वाले मैचेस के लिए बेहतरी की जाती। ऐसी कोई कोशिश होती नजर नहीं आई, बल्कि ऐसे महसूस होता था जैसे किसी को दिलचस्पी ही नहीं कि कुछ टीम का हाल बेहतर किया जाए, कुछ उसमें खराबियां दूर की जाएं, कुछ सिलेक्शन के मामला बेहतर किए जाएं, कुछ मैनेज। जी जी खालिद खालिद साहब, ये जो खालिद साहब, ये जो आप जो कह रहे हैं, क्या उसका यानी आपने भी अपना दौर देखा, क्या इसमें जो सिलेक्टर होते हैं, कोचेज होते हैं, यानी बोर्ड का चेयरमैन तो ओवरऑल हेड होता है ना, बड़ी बड़ी चीज़ों को देखता है। लेकिन हमारा जो मैं खैर क्रिकेट का तालिब इल्म हूँ, इसमें कहाँ लैक किया गया? कोच सही नहीं थे, सिलेक्टर सही नहीं थे, कप्तान सही नहीं थे, और जी जी खालिद साहब। ये आप कह रहे हैं कि बोर्ड का चेयरमैन जो होता है वो सरबराह होता है और वो बड़ी बड़ी चीजों को देखता है। उसको बड़ी बड़ी चीजें देखनी चाहिए, लेकिन
बात ये है कि असल काम उसका तो ये है कि क्रिकेट खिलाना, अच्छी टीम सिलेक्ट करना, अच्छी सिलेक्शन कमेटी बनाना, अच्छी मैनेजमेंट का तकर्र करना। तो जैसे वो कहते हैं कि वो बक्स जो है जी। सरबराह ने सिलेक्शन कमेटी बनाई होती है, सरबराह ने कप्तान मुकर्रर किया होता है, सरबराह ने वो सारी मैनेजमेंट मुकर्रर की होती है। तो जहां भी कोई खराबी होगी वो तमाम जिम्मेदारी जो है वो आ जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह पे। तो ये जवाब बिल्कुल कोई नहीं बनता कि सिलेक्शन कमेटी ने ये खराबी कर दी या फलाने ने ये खराबी। भाई आपने इस किस्म की कमेटी बनाई थी उनकी जिसने खराबी कर दी, और जब वो खराबी कर रहे थे तो उस वक्त क्या आपको पता नहीं चला कि खराबी हो रही है, इसको मैं दुरुस्त करूं? नहीं, ये सारे दलाइल जो है बिल्कुल बेकार है। और मैं ये समझता हूं कि ये अपनी जान छुड़ाने की वाली बात है और एक कुर्बानी के बकरे तलाश किए जा रहे हैं। मुझे नहीं ख्याल कि ये कामयाब होगी पॉलिसी। खालिद साहब, जब आप सरबराह थे तो मतलब जो आप जो जिन चीज़ों को निशानदेही कर रहे हैं कि इसमें जो तवज्जो होनी चाहिए, मसलन वो ये तो एक और सबब भी है। मैं सियासत में आपको नहीं आना चाहता कि वज़ीर दाखिला जैसी चीज़ें इस मुल्क में दहशत गर्दी है, उनका फ़र्ज था कि बहुत मामूली बात तो नहीं है। तो एक ये भी तो सबब है ना कि वजारत दाखिला, मेरे तो शायद आज तक ऐसी तारीख में नहीं हुआ होगा कि कोई वज़ीर दाखिला हो या वज़ीर ख़ारजा हो या कोई वज़ीर हो और वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी हो। नहीं, अब तक ये नहीं हुआ कि कोई वज़ीर दाखिला चेयरमैन बना हो, लेकिन ये है कि इससे पहले लोग एक सरकारी ओहदे पे भी होते थे और क्रिकेट बोर्ड की सरबराही भी करते थे। मैं मिसालें बहुत सारी दे सकता हूँ। मसलन एक बहुत बड़ी मिसाल है, अब्दुल हफीज काजला साहब जो थे वो जी तो जी। सूबाई हुकूमत में वजीर भी थे, बड़े अहम पोर्टफोलियो था उनका, और उसके साथ क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे। चूंकि वो क्रिकेट को समझते थे इसलिए उनको इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी। फिर उसके बाद यके बाद दीगरे कम अज कम 3 ऐसे मुझे लोग याद आ रहे हैं कि जो बड़े अहम ओहदों पे थे, और वो ओहदा था चेयरमैन वापडा। उसमें जनरल जाहिद अली अकबर साहब का नाम पहले मैं लूंगा। वो जी। वापडा के चेयरमैन थे एक तरफ, और दूसरी तरफ क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे। और उन्हीं के दौर में 92 में वर्ल्ड कप जीता गया। लेकिन उसमें एक फर्क ये था कि वो क्रिकेट को समझते थे, अपना काम भी करते थे और क्रिकेट को समझते थे। इसी तरह उससे पहले जनरल गुलाम अख्तर भट्ट थे, वो भी इसी तरह सरबराह थे वापडा के, और क्रिकेट बोर्ड के भी थे वो सरबराह। मैं जब सरबराह बना था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मैं भी एक बड़े अहम ओहदे पे था। लेकिन चूंकि मुझे कम अज कम 25-30 साल का तजुर्बा था क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का, मैं कब से 70 की दहाई से वाबस्ता हूँ क्रिकेट से, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से। काजला साहब के साथ मैं सेक्रेटरी रहा, उसके बाद क्रिकेट बोर्ड की जो काउंसिल थी उसका रुकन रहा, फिर मुख्तलिफ ओहदों पे मैं मुख्तलिफ दौरों पे बतौर मैनेजर किया। तो मुझे बिल्कुल हर चीज का पता था, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। लेकिन मुसीबत की है कि वो लोग जो कि पैराशूट के जरिए बिल्कुल नाज़िल हो जाते हैं, उनको फिर चूंकि पता कुछ नहीं होता तो वो ही इस किस्म की गलतियां करते हैं कि जी मैंने तो उसको बना दिया, वो जाने उसका काम जाने। नहीं भाई, ये बात नहीं है। बल्कि मेरे ख्याल में जहाँ जब तक मुझे याद पड़ता है, मैं क्रिकेट बोर्ड का सरबराह था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन में ये क्लास होती है कि जो सिलेक्शन कमेटी टीम बनाएगी उसको उसकी हतमी मंजूरी जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देते हैं, और अगर उसमें कहीं कोई खराबी होती है तो उसको दुरुस्त किया जाता है। तो यहाँ पे एक अनोखा ही दस्तूर है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है। अगर मैं कलकूट आपसे कराऊँ, आमतौर पर बड़ा एक टर्म चली है, सर्जरी जो है वो खिलाड़ियों की होनी चाहिए या क्रिकेट बोर्ड की? जी बिल्कुल, क्रिकेट बोर्ड से काम शुरू होना चाहिए, बल्कि मैं तो उससे भी ऊपर जाऊंगा। उन लोगों से शुरू होना चाहिए जिन्होंने इनको यहाँ पे मुकर्रर किया हुआ है। सब का मुहासबा होना चाहिए कि किस बुनियाद पे आपने ये किया है, और अगर जो कुछ अब इसका नतीजा निकल रहा है उसको भुगतेगा कौन, और उसका उसकी सजा किसको मिलेगी। तमाम लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। हैरत की बात नहीं है कि आमतौर पे तो रिवायत होती है कि जब इस तरह की नाकामियों, कम से कम कप्तान छोड़ देता है, बोर्ड छोड़ देता है। हमारे यहाँ तो खैर मुस्तफ़ी होने की रिवायत ही नहीं है। कोई रेलवे का हादसा होता था तो रेलवे वजीर छोड़ देता था। ये रिवायत नहीं है कि ये और सॉरी टू से, या एक सबब ये नहीं है खालिद महमूद साहब, गालिबन आपके दौर में इतना पैसा नहीं आया था। बहुत ज़्यादा पैसे ने भी बोर्ड को भी और खिलाड़ियों को ख़राब किया है। बहुत स्पेसिफिक जवाब दें।
जी, वो आप जो इस्तीफे की बात कर रहे हैं वो तो होता है उन उन मुआशरों में, उस माहौल में जिसमें लोग जो हैं वो उन जिनमें एहसास ज़िम्मेदारी होता है, जिसमें एक मुहासबे का तसव्वुर होता है, अकाउंटेबिलिटी का तसव्वुर होता है। वो लोग जब समझते हैं कि वो कुछ जो मिशन, जो काम, जो फ़रीज़ा उनको सौंपा गया था, उसको सरअंजाम देने में वो नाकाम रहे हैं, तो वो फिर इंतज़ार नहीं करते कि उनको निकाला जाए, वो खुद ही कह देते हैं कि हम नहीं कर सके, तो ये ठीक है दीजिए खालिद महमूद इस्तीफ़ा साहब, हाज़िर है। तो ये तो माजरत के मौसम के सबब एक तो ज़रा हुई आप तक पहुंचने में कोई ताख़ीर भी हुई। खाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खुद तजर्बाता इसलिए कह रहे थे कि सर्जरी दोनों की होनी चाहिए, खिलाड़ियों की भी और बोर्ड की भी। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद बरेली को इजाज़त दीजिए।